वन न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। ईदगाह कौमी स्कूल का गुनाहगार कौन, और ये हमारा 8वां एपिसोड है। आज जिस शख्सियत से हमारी बात हो रही है, फिरोज बख्श साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने कौमी स्कूल का जो केस लड़ा था और जीत भी गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, जीतने के बाद भी जगह नहीं मिली? फिरोज बख्श साहब, इस्तकबाल यूनिवर्सल न्यूज़ में क्या वाकया बताइए मेरे व्यूवर्स को, किस तरह से केस आपने लड़ा, क्या पूरा वाकया था ये, इसके बारे में रोशनी डालिए। क्या ऐसा है कुरैशी साहब, यूनिवर्ल्ड को मुबारकबाद, क्योंकि आप भी एफर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा इस चैनल पे आपने कौमी स्कूल के ताल्लुक से कई इंटरव्यू किए हैं। अब यही आप कर सकते हैं, जो भी बेस्ट कोशिश है। पुरानी दिल्ली से आज मैं यहाँ निज़ामुद्दीन था, आप यहाँ आ गए। ये अब आपने पूरा किस्सा पूछा है कोर्ट केस का। देखिए, ऐसा है कि जब ये हमें पता चला कि टेंटों में स्कूल चल रहा है, तो हम लोग गए वहाँ पे। मेरे दो साथी और हैं, मोहम्मद अतीब सिद्दीकी जो कि लॉयर भी हैं, उनके ज़रिए हमने केस पढ़वाया था दिल्ली हाई कोर्ट में। और दूसरे हमारे इकबाल मोहम्मद मलक, वो भी पुरानी दिल्ली के हैं। अल्लाह का शुक्र है, केस हम जीत गए। इसमें काफ़ी एफर्ट करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब केस जीते, तो जीतने के बाद आप ये देखिए, हम ये केस जीते थे 2017 में, 5वां साल है। जो चीफ जस्टिस थी उस वक्त, गीता मित्तल साहिबा, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गरीब बच्चों का स्कूल है, माइनॉरिटी के बच्चों का स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल है, और इस स्कूल को बहुत जल्दी बनना चाहिए ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया। और बल्कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे जो एमसीडी 2017 की बात कर रहा हूँ, एमसीडी के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ये तो ज़मीन एमसीडी की है, हम यहाँ पार्किंग बनाएंगे। तो आज भी मुझे याद है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी जस्टिस गीता मित्तल ने उनको, एमसीडी के वकील को। कहा था, क्या क्या बात करते हैं आप, ये गरीब बच्चे हैं, तालीम से महरूम है, ये ज़्यादा ज़रूरी है काम, या पार्किंग ज़्यादा ज़रूरी है? तो खैर ये है कि वो फिर खामोश हो गए। अब कहने का मकसद ये है, जब कोर्ट ने 4000 मीटर ज़मीन दे दी, समझिए कि बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये ज़मीन मिली। होना ये था कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो भी उसमें है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें गालिबन प्रिंसिपल उस वक्त कोई मोहब्बत अली साहब थे। उनको ये चाहिए था कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तो जो आपकी सरकार है, दिल्ली की सरकार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर के ज़मीन को स्कूल के नाम में करा लेते हैं। उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। मतलब वो गए ही नहीं, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं गए, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। बल्कि कई जब उनके पास नोटिस आते थे, तो वो नोटिस की परवाह नहीं करते थे। कुछ ऐसा उनके ताल्लुक से बताया जाता है कि उनके जहन में कभी ये बात थी ही नहीं कि स्कूल की इमारत बने, स्कूल को जगह मिले। ये स्कूल ना तो किसी के पूर्वज का है, ना किसी प्रिंसिपल का है, ना किसी बोर्ड का है। ये स्कूल गरीब बच्चों का है, और उन बच्चों का है कि जिनको इंग्लिश या हिंदी मीडियम अच्छे स्कूलों में, जिनको कहते हैं मेन लाइन स्कूल, उनमें दाखिला नहीं मिलता, तो वो बच्चे यहीं पे आ जाते हैं। जो भी उनको तालीम मिलती है, जैसे भी मिलती है, यहाँ से फारिग होके कुछ ना कुछ बन जाते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उस वक्त के जो प्रिंसिपल हैं, या जो इसकी मैनेजिंग कमेटी थी, वो इतनी कमज़ोर थी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वीक नीड, यानी बिल्कुल उनके घुटनों में दम ही नहीं था। तो हुआ ये कि ये ज़मीन पड़ी रही। और फिर ये जो एमसीडी थी, एमसीडी उस वक्त जो थी वो बीजेपी के अंडर थी। आज तो एमसीडी आम आदमी सरकार के अंडर है। तो उस वक्त के एलजी, उनको मतलब बहला फुसला करके अब 4000 मीटर में से पार्किंग वालों ने, एमसीडी पार्किंग वालों ने 2600 मीटर ज़मीन ले ली कि यहाँ पार्किंग बनेगी। आज उसका स्टेटस ऐसा ही है। जब वो ज़मीन दे दी गई, उसका कोई नोटिस ना मुझे भेजा गया। मैं तो मतलब ये है कि मुकदमा जीत गया था, लेकिन फिर भी इत्तला तो करनी चाहिए थी ना। अल्टीमेटली हुआ ये कि वो ज़मीन जो अब 2600 मीटर के बाद अब जो बाकी बची हुई है 1400 मीटर, उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसका भी पता नहीं कब उसमें पार्किंग बन जाए या कहाँ चली जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है, चाहे वो कोई भी साहिबान हो, जो चला गया वो चला गया। अभी मैं स्कूल गया था, तो हाँ। वो बताना कि मोहब्बत अली जो है वो मैनेजर बन गया, रिटायर होके प्रिंसिपल, रिटायर होके जो मैनेजर बन रहा है। ये कौन सा रूल है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है ये? देखिए, हमारे इदारों का यही हाल है, ना कोई रूल रेगुलेशन से चलता है, ना कोई वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो तो बस ये समझिए कि राम भरोसे, अल्लाह भरोसे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप केस जीत गए थे, तो जाहिर सी बात है कौमी स्कूल का आप केस जीत गए थे, जो स्कूल के प्रिंसिपल मोहब्बत अली जो आप बता रहा वो थे, मैनेजमेंट थे, उन तक तो ये खबर होगी ना कि हम जीत गए? अरे खबर क्या,
मतलब ये है कि सारे नोटिस-वोटिस सारी खबरें उनके पास जाती थी। मेरे पास इतने कोई नोटिस इतने नहीं आते थे, लेकिन पता चल जाता था कि भई उनको कई नोटिस गए कि आपके स्कूल को ज़मीन मिली है और ज़मीन जो है ये स्कूल के मैनेजमेंट को ही दी जाएगी, ना वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, ना ही ये जो वकील साहब हैं उनको दी जाएगी, ना ही ये मुझे दी जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है। आप ये बताइए फिरोज साहब कि ऐसा क्या वजह थी कि सजी हुई थाली मिल रही है, आप लोग मेहनत कर रहे थे, आप केस जीत गए थे, स्कूल वालों को चाहिए था, कौमी स्कूल की जो मोहब्बत अली आप बता रहा हूँ मैनेजर था, जो कमेटी थी, उन्होंने क्यों कोशिश नहीं करी कि ये मेरे व्यूवर्स को बताइए इसमें क्या आपकी क्या बात हुई उनसे? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने सवाल ये पूछा है कि आखिर मोहब्बत अली साहब ने क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया? उनके ताल्लुक से शुरू से ही स्कूल के जो टीचर्स हैं या जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि इनको कभी भी स्कूल के मामला से दिलचस्पी नहीं रही, सिवाय इसके कि किस तरीके से यहाँ से कमाया जाए, किस तरीके से इस बेचारे गरीब, यतीम और मिस्कीन स्कूल को लूटा-खसोटा जाए, नोचा-खसोटा जाए। इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था और यही वजह है कि ना तो उन्होंने बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्टेड थे, ना वो स्कूल के तालीमी मेयार को बुलंद करने में इंटरेस्टेड थे और ना ही बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूँगा। कुछ अरसा पहले एक प्रिंसिपल होते थे, उनका नाम था मोहसिन अली साहब। जी। मोहसिन अली साहब जो थे, वो ज्योग्राफिया के टीचर थे और वो प्रिंसिपल भी थे। वो इतने मैं समझता हूँ कमिटेड आदमी थे और मैंने तो उनको उनकी खबर भी छपवाई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। मोहसिन अली साहब ये करते थे, आफ्टर स्कूल अपने खाट जो होती थी चारपाई, वो बिछाई बाँध वाली, सामने बच्चे उस पे बैठ गए। वो थे बेंच होते थे 3-4 बेंच, ज्योग्राफिया के 12वीं के बच्चों को बाकायदा वो नोट्स देते थे, लिखवाते थे। ऐसे भी प्रिंसिपल थे और ऐसे भी प्रिंसिपल हमने देखे हैं, जैसे क्या नाम आपका इनका मोहब्बत अली साहब और मोहब्बत अली साहब के ताल्लुक से सिराज कुरैशी साहब की भी बड़ी शिकायतें हैं और सिराज कुरैशी साहब ने बड़ी खिदमत की इस स्कूल की। सारा फंडिंग देते थे, जो टेंट इसमें लगते थे, जो छतें पड़ती थीं या जो भी और चीज़ें होती थीं, उन्होंने काफ़ी अरसे तक इसकी खिदमत की है। तो मैंने उनसे पूछा, "भई आपने भी हाथ खड़े कर लिए? आपको तो अल्लाह ने काफ़ी दिया है, आपको नवाज़ा है, तो आपने इस स्कूल से हाथ क्यों खड़े कर लिए, पीछे हो गए?" मुझे शिकायत थी उनसे। तो उसपे सिराज कुरैशी साहब ने कहा, जो अब प्रेज़िडेंट भी है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, कहने लगे कि जो इसके जो प्रिंसिपल हैं, वो बहुत ही ये समझिए कि उन्होंने मुझसे कई मर्तबा बड़ी नाज़िबा किस्म की बातें करी और एक कोई पीटीए मीटिंग थी, उसमें मुझे गालियाँ तक दीं। तो मैं खामोश हो गया जब मतलब स्कूल का प्रिंसिपल किसी ऐसे आदमी को जो खाकसार है, जो स्कूल के लिए बहुत कुछ कर रहा है और मेरे ख़्याल से स्कूल कभी का साफ़ हो गया होता, अगर कुरैशी साहब ने इसकी मदद नहीं की होती। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये भी बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें लोगों ने ये भी कहा कि मोहब्बत अली जो साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है, ये जो स्कूल है उसकी पोज़ीशन ये रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? अरे! यही तो सबसे बड़ा सच है। भई आप ये देखिए, ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें ईदगाह कमेटी का। देखिए क्या था। हाँ, ये बात मैं इसकी तारीख़ बताता चलूँ। जी, जी, जी। मोहब्बत अली साहब ने जो किया वो तो देखिए हम सबको कब्र में जाना है और उसके बाद अल्लाह मियाँ के सामने मैदान हशर में जो है सवाल-जवाब पूछे जाएँगे कि ऐ बंदे मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा था, तूने क्या किया? ख़ैर, ये जो स्कूल है 1948 में ये एक मदरसे की फ़ॉर्म में ये यहाँ बना। क्या हुआ 1947-48 में बहुत से मुसलमान पाकिस्तान भाग रहे थे। सोच रहे थे पता नहीं क्या हमें वहाँ पे क्या दस्तयाब होगा, हमें क्या मिल जाएगा, क्या खजाने मिल जाएँगे। अब जो लोग यहाँ रह गए, तो इसकी शुरुआत हुई 1948 में बतौर मदरसा, लेकिन एक सेक्शन इसमें ऐसा खुला था जिसमें अंग्रेज़ी और उस वक़्त हिंदी भी पढ़ाई जाती थी। फिर धीरे-धीरे 1960 के अंदर ये एक स्कूल बन गया, 1965 तक ये 10वीं तक हो गया, फिर आगे बढ़ के ये 12वीं तक हो गया। वहाँ के कुछ लोगों ने जो है एफर्ट करके इसको यहाँ तक ले आए और बड़ी अच्छी मतलब ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर पूरा अच्छी खासी इमारत बन गई। लेकिन जब इमरजेंसी आई 75 से 77 तक जो इमरजेंसी चली, एलजी जो हुआ करते थे यहाँ के, वो हुआ करते थे जगमोहन साहब। किया है मोहब्बत अली साहब के ताल्लुक से कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस स्कूल को डुबोया है और बर्बाद किया है। मैं नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे दिल में बड़ा दर्द है इस बात का। हुँ, हुँ। एक ऐसा शख्स जो इस स्कूल को दोबारा 4-5 मंजिला इमारत बना सकता था और हज़ारों बच्चे इससे फैज़-याब होते, उस एक शख्स की वजह से स्कूल नहीं बन सका। देखिए ऐसा है कुरैशी साहब, ये जो स्कूल था सराय खलील था।
थी, सराय खलील में था, बाड़ा हिंदुराव, सारे वहाँ से बच्चे आते थे। इसमें कुरैश नगर कहाँ-कहाँ से बच्चे आया करते थे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, आसपास कोई स्कूल नहीं था, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ एक छोटी-मोटी जगह लेकर के इस स्कूल को बना दिया जाए। तकरीबन आप समझिए कि 2000 गज के एरिया में उस वक़्त भी यहाँ स्कूल की बुनियाद डाली गई और इसके लिए सराय खलील के लोगों ने, एक हज्जन भी हुआ करती थी, अल्लाह बख्शे उन्हें, उन्होंने भी काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी इसकी मदद करी, रुपए पैसे से भी करी, हर तरीके से करी, तो ये बन गया। और 1960 में ये बाकायदा स्कूल बन गया, प्राइमरी स्कूल हुआ। 1965 में ये सेकेंडरी स्कूल हो गया, उसके बाद ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया। ठीक है, कोई अच्छा प्रिंसिपल होता है, वो तो ये कहता है कि अगर मेरा स्कूल 1 मंजिला है तो 2 मंजिला हो, 2 मंजिला है तो 4 मंजिला हो। ज़ाती प्रॉपर्टी समझ के इसको इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत कुछ खुराफात यहाँ पर चल रही थी। तो यही वजह है ये स्कूल बर्बाद हो गया और इसमें मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ बचा हुआ है स्कूल, और अभी भी ईदगाह में कोई भी चीज़, कोई दुकान खोलना, कोई तालीमी इदारा खोलना मायूब है। ईदगाह तो एक मैदान है और मैदान है, चहारदीवारी है। इसमें कसूरवार जितना मैं या आप या कौम के लोग इसके जो साबिक प्रिंसिपल हैं मोहब्बत अली, उनको ठहरा रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ जो तमाम उस इलाके के कुरैश नगर के लोग हैं, सराय खलील के, बाड़ा हिंदुराव के लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े कारोबार हैं, किसी के होटल है, किसी का चमड़े का काम है, लेकिन अफ़सोस की बात है, उन्होंने बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं की। एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया साहब, ये कहते हैं कि तालीम को मैंने दिल्ली में बड़ा फ़रोग़ दिया है। मैं उनसे ये गुज़ारिश करूँगा, अगर मेरा इंटरव्यू उन तक पहुँचे, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। ऐसा है, 2012 में जब मेरा ताल्लुक़ आम आदमी पार्टी से था, मैं, केजरीवाल, कुमार विश्वास साहब, पांडे जी और ये सिसोदिया साहब, हम मिलते रहते थे। तो हम सब लोग 12 लाख बिल लेके इनके घर गए थे। ये जो चीफ मिनिस्टर थी आपकी दिल्ली की, शीला दीक्षित साहिबा, बंडल के बंडल पड़े थे, बराबर में मेरे सिसोदिया साहब थे। तो मैंने कहा मौका अच्छा है, मैंने कहा सिसोदिया साहब, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा सिसोदिया साहब, ऐसा है कि एक कौमी स्कूल है, ऐसे-ऐसे है वहाँ कुरैश नगर में, सराय खलील में। वो इमरजेंसी के दौरान 1976 30 जून को ज़मीन दोस्त कर दिया गया था। तो उसकी इमारत नहीं बनी है और आप लोग कहते हैं कि मतलब हम तालीम के लिए बहुत काम करेंगे। तो उन्होंने मुझसे वायदा किया, मनीष सिसोदिया साहब ने, 2012 की बात है। कहने लगे कि अगर हमारी सरकार आ जाती है फिरोज़ साहब, तो हम ऐसा स्कूल बनाएँगे, ये कौमी स्कूल, कि दुनिया देखेगी। मैं बहुत खुश हो गया। इसकी गवाही देंगे कुमार विश्वास, जो आज इनकी पार्टी में नहीं है, और बराबर में मनीष पांडे भी थे, तो उनके सामने बात हुई। तो मैं, अगर मेरी आवाज़ मनीष सिसोदिया साहब तक पहुँच रही है, केजरीवाल साहब तक, तो खुदारा ये भी आपका स्कूल है, ये भी आपके बच्चे हैं। अगर ये बच्चे उठेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तो इसमें आपको भी फैज़ पहुँचेगा, इन बच्चों को भी, पूरे हिंदुस्तान को फैज़ पहुँचेगा। जब ये ऑर्डर आया ना, और ये मतलब इन्होंने एक्वायर नहीं करी ज़मीन कौमी स्कूल के मैनेजमेंट को, वो तो मैनेजमेंट अंडर मैनेजर, प्रिंसिपल वही कोशिश करते ना। मैं स्कूल गया, मैंने कहा ये जजमेंट के कागज़ हैं, आपके पास भी जो स्कूल के कागज़ हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मुझे दे दीजिए, मैं जा कर के ये ज़मीन आपको दिलवा दूँगा। कहने लगे मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब इसका क्या किया जाए? तो ये है। और दूसरी बात, एक और अच्छी बात बताई सर ने कि खुद गए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जो केस जीते थे, मोहब्बत अली साहब से मिलते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या बात होगी? क्या कौमी स्कूल को ख़त्म करने की साजिश हो रही है? क्या कुछ एंगल मुझे ऐसे दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये जो कौमी स्कूल है आगे ना बढ़े, बल्कि यहीं ख़त्म हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ मोहब्बत अली साहब से मैं उनको फ़ोन करूँगा, या अगर वो मुझे फ़ोन करना चाहते हैं, जहाँ वो बुलाएँगे मैं उनका इंटरव्यू लूँगा और उनसे ये बात हमेशा मैं, जो फिरोज़ बख्श साहब ने आरोप लगाया उन पे, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि ये इदारा उनका नहीं है, ये कौम का इदारा है, उनको जवाब देना ही होगा और मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। आपने देखा, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। और पहली बात बता दूँ, मैं टीआरपी के लिए काम नहीं करता, मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जो दबे हुए मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जो कौम के हैं, उन मुद्दों को उठाता हूँ, मुल्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट निकलेंगे तो मुल्क की ही खिदमत करेंगे ना। तो आपने देखा, पूरा मामला सुना, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा सदमा हुआ ये देखकर, ये सुनकर कि एक इंसान केस लड़ रहा है, अपने पैसे से केस लड़ा, केस जीते, और केस जीतने के बाद पेपर भी लेके जा रहा है, उनको फ़ोन भी कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चले गया। और जो कमेले की जगह थी, जहाँ इसको शिफ्ट करना था, आज वहाँ पार्किंग चल रही है। ये इंटरव्यू जो है हमारा टर्निंग पॉइंट पे आ गया है। केस लड़ा, अपने पैसे से लड़ा,
और काबिल वकीलों की देखरेख में लड़ा, कौम के लिए लड़ा गया, इसलिए नहीं कि जगह वकील साहब को मिलती या फिरोज बख्श साहब को मिलती। जब कोर्ट ने, गीता मित्तल जो चीफ जस्टिस थी, जब एमसीडी के वकील ने कहा कि मैम पार्किंग बनेगी तो उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा पार्किंग से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों की तालीम है। वो ऑर्डर पास हो गया। जहाँ से शुरू होती है एक कहानी जिसके पेज खुलने अभी बाकी हैं। जब सारा काम हो गया था तो प्रिंसिपल जो थे मोहब्बत अली, उनको और उनके जो मैनेजमेंट थे उस ज़माने में, जो भी वो मैनेजर थे, उनको चाहिए था कि वो एक एफिडेविट डालती या कुछ करने के बाद वो इन तक आते, वो कस्टडी लेते, कोर्ट में जाते कि हाँ अब स्कूल पास हो गया, हमें दीजिए। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों हुआ? क्या वजूहत थी मोहब्बत अली साहब की? क्या मजबूरी थी उनकी? इन तक नहीं आए, जबकि फिरोज बख्श साहब ने उनको फ़ोन भी करे काफ़ी कि कॉन्टेक्ट में रहें और ज़मीन आप लें, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए गए। बदकिस्मती ये है इन इदारों की कि जो जहाँ जमा हुआ है वो उसके हो गया, वो उसके बाप का हो गया। ये वर्ड बड़ी सख्ती से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की जितनी भी दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टियाँ हैं, सब ने बैठे हुए हैं, दादा परदादा के ज़माने से हिलने का नाम ले रहा है, वो उनकी हो गई। हद तो यह है कि मस्जिदों तक में कब्जा हो चुका है। कोई मस्जिद में 100 साल से बैठा हुआ है, कोई 200 साल से बैठा हुआ है, हिलने को कोई तैयार नहीं है, किराया कोई नहीं दे रहा है। बहुत बदतर हालत है वक्फ बोर्ड के भी। और इस प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ, अब कौमी स्कूल की तरफ फिर मैं रुख करता हूँ। सवाल ये छोड़ रहा हूँ मोहब्बत अली साहब के लिए छोड़ रहा हूँ और खुली चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे चैनल पे बात करें, मैं उनको पर्सनल कॉल करूंगा, एक मौका दूंगा उनको अपनी बात रखने का, क्योंकि हम तलाश कर रहे हैं कौमी स्कूल के गुनाहगार कौन। आपकी तरफ उंगली उठ रही है और यूनिवर्ल्ड न्यूज़ आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, पूरे जोश से मैं कह रहा हूँ। और ये मेरा 8वां एपिसोड था, एपिसोड चलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, निज़ामुद्दीन, न्यू दिल्ली।